हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने इसमें 11th क्लास के 4th लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे, कुछ उर्वरकों के बारे में भी पढ़ चुके थे और उर्वरकों के वर्गीकरण या प्रकार के बाद में अपने बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने उर्वरकों में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है या पोषक तत्व कौन सा कैसे उपस्थित होता है, उसके आधार पर कितने पोषक तत्व उपस्थित है, इसके आधार पर अपने चर्चा की थी। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पोषक तत्वों की मात्रा कितनी पाई जाती है, कौन से पोषक तत्वों की मात्रा कितनी पाई जाती है, इस आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। सबसे पहले अपने पाठ का नाम लिखते हैं, पोषक तत्व एवं उर्वरक। ठीक है, इसमें अपने उर्वरकों का प्रकार पढ़ रहे थे और अपने एक प्रकार इसमें पढ़ लिया था। कौन सा प्रकार? ए नंबर वाला प्रकार पढ़ लिया था। अब अपने पढ़ते हैं बी। प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा या सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कि पोषक तत्वों की कितनी मात्रा उपस्थित है, प्राथमिक पोषक तत्वों की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक उच्च विश्लेषण पोषक तत्व, एक निम्न विश्लेषण पोषक तत्व। अब एक में क्या होता है कि 25% से ऊपर प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा होती है, चाहे एक हो चाहे दो हो, परंतु 25% से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरे में क्या होता है कि 25% से कम पोषक तत्वों की, प्राथमिक पोषक तत्वों की 25% से कम मात्रा उपस्थित होती है। चलिए इनको अपने नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला उच्च विश्लेषण पोषक तत्व। अब उच्च विश्लेषण पोषक तत्व क्या होते हैं? जिन पोषक तत्वों के अंदर प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से अधिक हो, उनको क्या कहते हैं? उच्च विश्लेषण पोषक तत्व कहते हैं। जिन उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से अधिक होती है, उन्हें उच्च विश्लेषण पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें उच्च विश्लेषण पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल, सभी पोषक तत्वों में अपने मात्रा देखेंगे, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल अपने पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अपने लास्ट में सबसे जिस पोषक तत्वों में जितनी मात्रा पाई जाती है उनको अपने क्रमबद्ध देखेंगे। यूरिया में 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। DAP में 46% क्या होती है? फॉस्फोरस होती है। और 18% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो 46% 25 से ज़्यादा है ना, इसलिए ये दोनों इसमें आते हैं। अगला अपने देखते हैं निम्न विश्लेषण पोषक तत्व। निम्न विश्लेषण पोषक
तत्व। निम्न विश्लेषण पोषक तत्व क्या होते हैं? जिन उर्वरकों के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है, जिन उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है, निम्न विश्लेषण पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इनमें क्या होगा? पोषक तत्वों की मात्रा होगी वो 25% से कम होगी। जैसे अमोनियम सल्फेट, जैसे अमोनियम सल्फेट क्या होता है? नाइट्रोजन 21%, फास्फोरस 24%। तो 25 दोनों में से कोई भी नहीं है। जैसे SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो SSP में क्या होता है? फास्फोरस होता है 14.5 और सल्फर होता है 21, 11 और कैल्शियम होता है 21। कैल्शियम 21, सल्फर 11% होता है। तो कोई भी इसमें 25% से ऊपर वाला पोषक तत्व उर्वरक नहीं है, इसलिए ये निम्न विश्लेषण उर्वरकों में आते हैं। इसके बाद में अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर, सी पढ़ते हैं, कैपिटल सी, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब इनकी क्या अवस्थाएं हैं, इसके आधार पर अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं। दिखने में अपने को कैसा दिखता है? तो सबसे पहले इसमें ए नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है धूल या चूर्ण के रूप में। धूल या चूर्ण के रूप में कौन सा होता है? जिप्सम और सिंगल सुपर फॉस्फेट। धूल या चूर्ण कौन कौन से आते हैं? जिप्सम, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये धूल या चूर्ण के रूप में होते हैं। दूसरा अपने देखते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल के रूप में कौन कौन से होते हैं पोषक तत्व? तो अपने लिखते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल के रूप में होते हैं। फिर अपने तीसरा देखते हैं दानेदार, दानेदार यूरिया और DAP किसके रूप में होते हैं? दाने के रूप में होते हैं। फिर आते हैं कणाकार, ग्रेन्यूल्स, कणाकार, कणाकार ग्रेन्यूल्स कौन कौन से होते हैं? हॉलैंड ग्रेन्यूल, हॉलैंड ग्रेन्यूल। उच्च कणाकार, बड़े कणों के आकार का, उच्च कणाकार, जिनके कणों का आकार क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल, यूरिया बड़े दानों वाली यूरिया थी ना, वो इसके अंतर्गत आ गई। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल, यूरिया और सुपर ग्रेन्यूल। उसके बाद में आता है ब्रिकेट, ब्रिकेट। अब यूरिया ब्रिकेट, यूरिया ब्रिकेट। ठीक है, अब ये था भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण। सबसे पहला था ठोस अवस्था में, भौतिक अवस्थाओं का, सॉरी इसको अपने ऐसे लगाते हैं। भौतिक अवस्थाओं में सबसे पहले था
ठोस अवस्था, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो थे ये। अब अपने बी पढ़ते हैं, इसका बी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं, उनका पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करके उन्हें फसलों को दिया जाता है। लिखते हैं सीधे तौर पर फसलों पर छिड़काव करने या सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देने के लिए कुछ उर्वरक द्रव रूप में होते हैं। ठीक है, वो या तो अपने उसको छिड़काव करके उनको देंगे या क्या करेंगे, पानी के साथ बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम में अपने उनको साथ में चला सकते हैं। इनके लिए द्रव रूप में होगा। अब दो होते हैं, स्पष्ट द्रव रूप और निलंबन के रूप में। स्पष्ट द्रव रूप में, अब ये क्या होते हैं, इनमें एन, पी और के मतलब प्राथमिक पोषक तत्व पूर्ण रूप से घुले रहते हैं, और निलंबन के रूप में जो होंगे, इनमें प्राथमिक पोषक तत्व, इनमें एन, पी के विलयन के जो अपने सॉल्यूशन होगा, लिक्विड होगा, विलयन में निलंबन के रूप में होते हैं। तो ये निलंबन के रूप में होते हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए आप। इसके बाद में अपने पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी, 3 वर्गीकरण अपने पढ़ चुके हैं। पहला, पोषक तत्व कौन सा है उसके अंदर। दूसरा, मात्रा कितनी है। तीसरा, भौतिक अवस्थाएं क्या है। और चौथा अपने पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर सेम उसी प्रकार का है कि कौन सा पोषक तत्व है उपस्थित है। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर कौन सा पोषक तत्व उसके अंदर उपस्थित है, इसके आधार पर अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला तो क्या था कि उसके अंदर कौन सा है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर है कौन सा। अब स्पेसिफिक कौन सा है उसके आधार पर अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला अपने इसके अंदर पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन वाले पोषक तत्व, नाइट्रोजन जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। फिर इसमें अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन भी कौन सी अवस्था के अंदर इसके अंतर्गत है। एमाइड के रूप में है, नाइट्रेट के रूप में है, अमोनिया के रूप में है, तो कौन सी रूप में विद्यमान है। फिर अपने पढ़ेंगे फॉस्फोरस वाले, साइट्रिक अम्ल में विलयशील है, जल में विलयशील है, दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार से अपने वर्गीकरण क्या होगा पढ़ेंगे। ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इसके अंतर्गत ए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो नाइट्रोजन वाले कौन से उर्वरक है जो नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है। तो देखिए यूरिया में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन किस रूप में होती है, इसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। इस वर्ग के
के उर्वरकों में नाइट्रोजन या नत्रजन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन उपस्थित होगा, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। तो इसको उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन के रूप के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे पहले अपने देखते हैं 1 नंबर एमाइड के रूप में। अब ऐसे पोषक तत्व जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है, ऐसे उर्वरक जिनमें नत्रजन एमाइड के रूप में होती है, कौन से होते हैं? एग्जाम्पल यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में होती है। इसके बाद में अपना दूसरा वर्गीकरण देखते हैं नाइट्रेट के रूप में। दूसरा नाइट्रेट के रूप में। अब नाइट्रेट के रूप में इनमें नाइट्रोजन किस में होगी? नाइट्रेट के रूप में होती है। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, वह निक्षालन शक्ति अधिक होती है। निक्षालन मतलब नीचे भूत चला जाएगा, इससे निक्षालन की शक्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये जो होता है टॉप ड्रेसिंग क्या होता है? अपने पढ़ेंगे, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग होता है। टॉप ड्रेसिंग के लिए उपयुक्त है। एग्जाम्पल, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनका अपने वर्गीकरण करेंगे। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं अपने अमोनिया के रूप में। अब तीसरा अपने पढ़ते हैं अमोनिया के रूप में। अब इनमें जो नाइट्रोजन होगी वो किस रूप में होगी? अमोनिया के रूप में। इनमें नत्रजन या नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है। इनमें नाइट्रोजन किस रूप में होगी? यह
प्रकृति में अम्लीय होते हैं वह विनाइट्रीकरण का मतलब दोबारा क्या हो जाते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। विनाइट्रीकरण द्वारा सर्वाधिक नुकसान होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस होगा, इसमें विनाइट्रीकरण और इसमें निक्षालन के द्वारा सर्वाधिक नुकसान होता है और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। एग्जाम्पल, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद में अपने इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं अब नाइट्रेट और अमोनिया दोनों के रूप में। चौथा, अमोनिया व नाइट्रेट दोनों के रूप में। अब इसमें क्या होगी, इनमें नाइट्रोजन, अमोनिया व नाइट्रेट दोनों रूपों में होती है। इनमें क्या होगा, अमोनिया और नाइट्रेट दोनों रूपों में होंगे। एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब ये क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये होता है उदासीन। कौन सा होता है, उदासीन। इनका पीएच 7 होता है और इसको किसान खाद भी बोला जाता है, किसान खाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इनकी प्रकृति उदासीन होती है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी बोला जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद अपने पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस के रूप में जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है उन उर्वरकों को अपने पढ़ेंगे। नाइट्रोजन युक्त वाले पढ़ लिए, अभी फॉस्फोरस वाले पढ़ेंगे। हाँ जी, आपने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब अपने पढ़ेंगे फॉस्फोरस वाले उर्वरक। कौन कौन से उर्वरक होते हैं जिनमें फॉस्फोरस पाया जाता है। उसके बाद में इनका वर्गीकरण, फॉस्फोरस वालों का भी वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण किया जाता है जल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील और दोनों में भी अघुलनशील। ठीक है, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब अपने पढ़े थे बी, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। अब पहले अपने इससे पहले ए नंबर पॉइंट पढ़ा था नत्रजन या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, तो इनमें क्या होंगे, फॉस्फोरस प्रदान करने वाले सभी उर्वरक, फॉस्फोरस प्रदान करने वाले सभी उर्वरक इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जो फॉस्फोरस उपलब्ध कराते हैं पौधे को वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और फॉस्फोरस इसमें किस रूप में होती है, ऑक्सीकृत रूप में होती है। इनमें फॉस्फोरस ऑक्सीकृत P2O5 के रूप में होती है। तो फॉस्फोरस किस रूप में होगी, ऑक्सीकृत या P2O5 के रूप में होगी। अब अपने देखते हैं, यदि अपने को P2O5 दिया हुआ है और अपने को P2O5 दिया हुआ है और P पता करना है, या
P दिया हुआ हो, P2O5 दिया और P ज्ञात करना हो, और P दिया और P2O5 ज्ञात करना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, P2O5 यदि अपने को ज्ञात करना हो और P दिया होता है तो अपने इसको P को 2.22 से गुणा करते हैं। P को 2.22 से अपने जब गुणा करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, P2O5 की मात्रा आ जाएगी। यदि अपने को ये दिया हुआ है, ये निकालना हो, P निकालना हो, P प्रतिशत फास्फोरस का प्रतिशत निकालना हो, और ये अपने को P2O5 दिया है, तो इसको 0.43 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 0.43 से गुणा करते हैं। अब एग्जामिनर कई बार सवाल पूछता है कि किसी फास्फोरस युक्त उर्वरक में कितने ग्राम, मान लो कि 46% क्या है, फास्फोरस है। किसी उर्वरक में 46% फास्फोरस है, तो इसमें P2O5 की मात्रा कितनी होगी, P2O5 की मात्रा कितनी होगी। तो अपने क्या करेंगे, P2O5 बराबर P कितना दिया हुआ है 46 गुना कितना से करेंगे, P2O5 की मात्रा ज्ञात करने के लिए 2.22 से गुना करते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा, गुना करो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, अंसिलाई 9, 46 दूना 92, अंसिलाई 9। ठीक है, 46 दूना 92, 92 और 9, 92 और 9 101, 101, फिर 96 दूना 92, 10 अंसिल 92 और 10 112, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाने। तो इसमें अपने P2O5 की मात्रा कितनी होगी, 112.12, ये क्या होगी, P2O5 की मात्रा होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि अपने को ये दे दे कि 150 P2O5 है, कितना 150 P2O5 है, P अपने को ज्ञात करना है। P ज्ञात करने के लिए अपने कितना क्या करेंगे, 150 गुना 0.43 करेंगे। ठीक है, इसको गुना करते हैं, एक 0 से ये पॉइंट इधर ले आते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, अब ऐसे करते हैं, अपने 1 0 से पॉइंट इधर लेते हैं, 4.3 कर लेते हैं। ठीक है, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 4 64, तो कितना होगा, 64.5 किलो होगा। ठीक है, P कितना होगा, 64.5 किलो। इस प्रकार से अपने क्या होते हैं, न्यूमेरिकल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इसका उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से उर्वरक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक होते हैं जो अपने को फास्फोरस उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे पहले सुपर फॉस्फेट, कौन सा, सुपर फॉस्फेट अपने को क्या करवाता है, फास्फोरस उपलब्ध करवाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, अपने को फास्फोरस उपलब्ध कराता है। तो ये सारे क्या होते हैं, फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले उर्वरक होते हैं। रॉक फॉस्फेट और फोस्फोरिक अम्ल होते हैं। ये भी क्या कराते हैं, अपने को फॉस्फोरस उपलब्ध कराते हैं। अब फॉस्फोरस उपलब्ध कराने वालों को अपने वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले जल में घुलनशील फॉस्फोरिक, जल में घुलनशील कौन कौन से फॉस्फोरिक उर्वरक होते हैं, जल में घुलनशील फॉस्फोरिक उर्वरक, अब ऐसे उर्वरक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं जो इनमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ये
उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, डीएसपी कर लो, डीएसपी, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। ये सारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील फॉस्फेट यौगिक होते हैं। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे होते हैं जल में घुलनशील फास्फोरस। अब अपने देखते हैं साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, 2 नंबर साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। ठीक है, ऐसे कौन कौन से उर्वरक है फास्फोरस देते हैं और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं? ये उर्वरक जल में अघुलनशील व साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। ये कौन से होते हैं? जल में तो अघुलनशील होते हैं, परंतु साइट्रिक अम्ल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इनके उदाहरण अपने लिखते हैं कि कौन कौन से हैं। बेसिक स्लेग, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये सारे क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। अब तीसरा अपने देखते हैं। तीसरा, जल और साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील उर्वरक, फॉस्फोरिक उर्वरक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये दोनों ही जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, लिखते हैं अपने, ये उर्वरक जल और साइट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल, हड्डियों का चूरा। हड्डियों में कौन सा होता है? फास्फोरस होता है, हड्डियों का चूरा और सेल फॉस्फेट। दूसरा कौन सा होता है? सेल फॉस्फेट। अब ये था अपना वर्गीकरण फॉस्फोरस का कि फॉस्फोरस कैसे पाए जाते हैं। अब अपने एक छोटा सा देख लेते हैं पोटाश युक्त उर्वरक। सी, पोटाश या पोटेशियम युक्त उर्वरक। अब पोटेशियम युक्त उर्वरक कौन से होते हैं? जो मृदा में पोटाश या पोटेशियम पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोटाश युक्त उर्वरक कहलाते हैं। इनमें 2 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है क्लोराइड युक्त और क्लोराइड रहित। एक क्लोराइड युक्त और 2 क्लोराइड रहित। इनमें क्लोरीन पाई जाती है। इनमें
क्लोरीन नहीं होती है। एक में क्या होगा, क्लोरीन पाई जाती है और एक में क्लोरीन नहीं होती है। तो क्लोरीन पाए जाने वाले कौन से हैं, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश। पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको बोलते हैं। और क्लोराइड रहित जिसमें क्लोराइड नहीं पाई जाती है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये उर्वरक है जिनमें क्लोरीन नहीं पाई जाती है। अब ये वर्गीकरण यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ है। आगे पढ़ेंगे अपने एक छोटा सा वर्गीकरण और रह गया है कि मृदा में क्या प्रभाव छोड़ते हैं, अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं या क्षारकीय प्रभाव छोड़ते हैं। आप कोई एक या दो अम्लीय उर्वरकों के उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि सर ये अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं और ये क्षारकीय प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बता चुका हूं कि कौन से अम्लीय होते हैं और कौन से क्षारकीय प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।